नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम गणित की तैयारी कर रहे थे और हमने आज अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि कल HPTT आर्ट्स के बच्चों की जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग गया, जिससे हम वीडियो नहीं बना पाए। तो उसके लिए हम क्षमा याचक हैं। और आप सभी को पता है कि हर बार की तरह लेक्चर के बाद PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या हमारा समझाने का तरीका ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए वो बढ़ेंगे दोस्तों कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास क्या आता है, सिलेबस। सबसे पहले हमने कोई भी चैप्टर पढ़ना है, हम उसका क्या देखेंगे दोस्तों, हम उसका देखेंगे सिलेबस की। सिलेबस में हिमाचल प्रदेश पटवारी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो जब हम दोस्तों सिलेबस की ओर गौर करते हैं, तो सिलेबस में एक लाइन लिखी गई है, अनुपात, समानुपात और विचरण, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ये मेन हेडिंग है। उसके आगे जो है वो 3 चीज़ें लिखी गई हैं, अनुपात और समानुपात की मूल बातें। दूसरा लिखा गया है वितत, प्रत्यक्ष, प्रतिलोम, समानुपात। ठीक है। तीसरा लिखा गया है परसेंटेज कन्वर्सन, प्रतिशत रूपांतरण और मिश्रण समस्याएं। दोस्तों, मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन मैंने आपको ऐड भी किए होंगे। क्वेश्चन जो है वो या तो यहाँ से आए हैं या यहाँ से आए हैं या क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, और 1-2 एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से भी आए हुए हैं। तो हमारे लिए तीनों टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बढ़ेंगे सीधा बेसिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है रेशो। रेशो क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेशो की क्या डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, उसके बीच में कुछ 2 बिंदियाँ लगाई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी किन्हीं 2 नंबर्स के भी 2 संख्याओं के बीच ऐसी 2 बिंदियाँ हो, वो अनुपात या रेशो कहलाता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, उसको दशमलव नहीं समझेंगे या उसको प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं समझेंगे, उसको समझेंगे कि दैट नंबर्स आर इन रेशियो। वो दोनों संख्याएं, वो दोनों टर्म जो भी हैं वो क्या है, वो रेशियो में है। दोस्तों, रेशियो क्या है, रेशियो की डेफिनेशन अगर अनुपात की या किताबी डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार की 2 राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी जोर मैं दे रहा हूं यहाँ पर, एक थोड़ा सा पेन का साइज कम कर लेंगे, यहाँ पर जोर मैं दे रहा हूं, एक ही प्रकार की क्या राशियां। ठीक है, एक ही प्रकार की 2 राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। एक ही प्रकार की राशियां और दूसरा क्या बताया गया है, तुलनात्मक संबंध। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। अभी आपको एग्जांपल से काफ़ी समझ आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एक ही प्रकार की, मेन जो है वो यही है। अब जैसे दोस्तों मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास क्या आता है, 2 ऐसे लिखा है 3। ठीक है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है रेशियो। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे 2 बीच में 2 बिंदियाँ लगी हैं, आगे लिखा है 3, आप इसको पढ़ेंगे 2:3, 2 अनुपात बोलेंगे इसको 3, 2:3, 2:3, ऐसे इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें क्या है, ये भी नंबर है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो दोनों की क्या इकाई समान नहीं है, राशि समान नहीं है। अब अगली एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि अनुपात निकालेंगे 5 किलोग्राम का 8 किलोग्राम से। ठीक है, तो ये क्या राशि सेम नहीं है, किलोग्राम और किलोग्राम राशि सेम नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम आपको बोलें कि क्या बोलें कि 3 किलोमीटर और 9 किलोमीटर में अनुपात निकालिए, क्या निकल जाएगा अनुपात, क्या आप अनुपात निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या है, दोनों की क्या है दोस्तों, राशियां सेम है। इसमें इसकी और इसकी किलोग्राम किलोग्राम है, इसकी किलोमीटर और किलोमीटर है। और अगर मैं आपको ये बताऊं क्या
कि आपको कल को ऐसा आता है कि आप क्या करिए 5 किलोग्राम व 500 ग्राम की रेशो निकालिए। आप यहाँ से डायरेक्ट रेशो नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों राशियाँ सेम करनी पड़ेगी। कौन सी राशियाँ, ये तो ग्राम है, ये किलोग्राम है, या किलोग्राम के ग्राम बनाने पड़ेंगे या ग्राम के किलोग्राम बनाने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा करना पड़ेगा। यही बेसिक डेफिनेशन है किसकी, रेशो की। कैसे, अब मैं आपको अगर सटीक तरीके से बताऊँ, बिल्कुल सही तरीके से बताऊं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोग रेशो निकालेंगे, किसी भी चीज़ की आप अनुपात निकालेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अनुपात की एक बेसिक डिमांड क्या है कि दोनों जो संख्याएं हैं ए और बी कोई नंबर हैं, ठीक है, कोई भी इसी तरह किलोग्राम मीटर जो भी आ सकता है वो है, उनकी दोनों की क्या होनी चाहिए, राशियाँ एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे रुपए और रुपए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया, मीटर और मीटर। फिर चाहे यहाँ पर आप लिख दो 1000 रुपये, चाहे यहाँ पे लिख दो 47 रुपये, जितने मर्जी लिख दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन राशियाँ सेम होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों मीटर और मीटर का होगा, किलोमीटर किलोमीटर का होगा, घंटों घंटों का होगा, सेकंड सेकंडों का होगा, किलोग्राम किलोग्राम का होगा। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे ये चीज़ें कि रेशो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दूसरा उनकी राशियाँ सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अब आगे बढ़े दोस्तों। अगर आपको इतना हमारा सा बेसिक पता लग गया है, तो जब भी दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा ए रेशो बी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ए बटा बी। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ए रेशो बी का मतलब होता है ए बटा बी, ए को बी से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मान लो आपको क्या दिया जाता है, एक एग्जांपल हम देख के बताएंगे अभी आपको कि जैसे आपको कभी रेशो दी है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे के चलता हूं मैं, रेशो दी है ए रेशो बी, क्या है, ए रेशो बी नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 2:3 दी है आपको। ठीक है, 2:3 दी है। तो अगर हम क्या करें, 2:3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी मैंने बताया आपको। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, तो अगर हम 2 को भी 2 से गुणा कर दें और 3 को भी 2 से गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4, 3 × 2 6। तो ये आप ध्यान देंगे कि आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 को 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर रेशो 2 और 3 आ गई, और यहाँ पर भी कितनी थी, 2 3 थी। क्या ये बराबर नहीं है, क्या आप इतना देख पा रहे हैं। जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, जो हमारे पास ओरिजिनल रेशो दी थी 2:3, ठीक है, उसको हमने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर में, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जो है दोनों पदों को जो है अंश भी हर भी हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दी। उसकी रेशो क्या कर दी, 4/6 आ गई, 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो दोस्तों हमारे पास 2/6 रेशो आ गई। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि रेशो में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, अभी बताऊंगा आपको, कि कभी भी मान लो आपके पास कोई नंबर दिया है क्या, a/b, ये तो a रेशो b है ना, ये तो आपको पता लग गया होगा। अगर इसको हम किसी कांस्टेंट नंबर k से गुणा कर दें, या किसी कांस्टेंट नंबर k से भाग भी कर दें दोनों तरफ, तो हमेशा रेशो सेम रहती है, रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। यही मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की, क्या कोशिश की यहाँ पर, कि जब भी किसी रेशो को सेम नंबर से गुणा किया जाता है तो रेशो सेम रहती है। ये देखो रेशो सेम है कि नहीं है। ऐसे ही जब हम यहाँ भाग कर देंगे,
इस रेशो को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अब भी रेशो ए बटा वी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एग्जामों में दोस्तों इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब जैसे आप देख लो आपको एग्जामों में क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा हल्के से क्वेश्चन से चलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन ले, आपको एग्जाम में दिया जाता है कि A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 है। ठीक है, और B रेशो C इज इक्वल टू 3:4। तो आपको बोला जाता है कि A रेशो B रेशो C ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जाता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। अगर आपने ऐसी चीजें पढ़ी हैं तो हम आपको बताएंगे कि ए बी सी रेशो कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अब रेशो कैसे निकाली जाएगी, आप क्या करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। ए बी की रेशो कितनी दी है, 2:3 नहीं दी है। बी सी की रेशो कितनी दी है, 3:4 नहीं दी है। बताओ, नहीं दी है। आपने ए के नीचे जो दिया था ए बी लिख दिया, बी सी के नीचे बी सी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इससे इसको गुणा, इससे इसको गुणा, इससे इसको गुणा, ऐसे चलेगा काम। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। अब देखो इसको, जब आपने 2 से 3 को गुणा किया आपके पास क्या आ गया, 6 नहीं आ गया। 3 से 3 को गुणा की तो आपके पास 9 नहीं आ गया। अब यहाँ 3 से 4 को गुणा की 12 नहीं आ गया। यहाँ से 2 से 3 को गुणा करेंगे 6 नहीं आ जाएगा। 3 से 3 को गुणा करेंगे 9 नहीं आ जाएगा। 3 से 4 को गुणा करेंगे 12 नहीं आ जाएगा। तो आपके पास दोस्तों ए रेशो वी रेशो सी की रेशो कितनी हो जाएगी, 3, 9, 12। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। तो आपके पास रेशो क्या आ जाएगी, 2, 3, 4। तो ए बी और सी की रेशो क्या आ जाएगी, 2, 3, 4 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्या आपको समझ आ चुका है, क्या आपको समझ आ चुका है, अभी पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, ऐसे आपको एबीसी की रेशो निकालनी आती है। अगर मैं दोस्तों अगली बात करूं, अगली बात आपसे करूं क्या, कभी कभी, चलो आगे अगली बात चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन और लेते हैं, यहीं पर लेना पड़ेगा। आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए। चलो यहीं लेते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मानो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पर मानो एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपको क्या दिया जाता है, कभी कभी आपको दिया जाता है, कभी कभी क्या, ए रेशो वी क्या है, 2:3। ठीक है, और बी रेशो सी क्या है, 4:5। अब आपको पूछा जाता है कि क्या करो, ए रेशो बी रेशो सी निकालो। ठीक है, आपको ए बी सी की रेशो निकालने को बोला जाता है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि आप क्या करेंगे, 2, 3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 4, 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे पजल हो सकते हैं, तो कुछ नहीं है। ए बी के नीचे आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखो ए बी की रेशो थी 2, 3, ये लिख दिया। बी सी की रेशो क्या है, 4, 5। यहाँ पर देखो बी सी के नीचे 4, 5 लिख दो, 4 और 5। फिर वही तरीका, इससे इसको गुणा करो, इससे इसको गुणा करो, और इससे इसको गुणा करो। अब बताओ कैसे गुणा नहीं कर पाओगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। बताओ 8, 12, 15 रेशो नहीं निकाल पाओगे आप। बताओ आप लोग 8, 12, 15 रेशो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि आपको रेशो कैसे निकालनी है। ए बी और बी सी की रेशो दी है, आपको ए बी सी की रेशो पूछी हुई है, तो आप क्या करेंगे, ए बी के नीचे ए बी की रेशो लिख देंगे 2, 3, और बी सी के नीचे क्या करेंगे, बी सी की रेशो लिख देंगे 4, 5। फिर इससे इसको गुणा होगी, इससे इसको गुणा होगी, 4 दूनी 8 ये यहाँ आ जाएगा, 4 गुणा 3 यहाँ आ जाएगा 12, और 5 या 15 यहाँ आ जाएगा। क्या रेशो नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, निकलेगी रेशो कि नहीं निकलेगी,
निकलेगी। बिल्कुल सही बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब कभी कभी आपको क्या आता है एग्ज़ाम में, उसी की एग्जांपल लेंगे अभी हम। आपको एग्ज़ाम में क्या आता है दोस्तों, आपको मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि आपको दिया हुआ है A/B कितना है, 2/3 है भाई, ठीक है। और V/C कितना है, 4/1 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, C/D कितना है, 2/5 है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है कि आप लोग क्या दो, A/B/C/D निकालो, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग क्या करेंगे, सुनहरे शब्दों में बिना डरे हुए क्या लिखेंगे, A/V, V/C, C/D, ठीक है। अब जैसे आपने इसको लिख लिया तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनके सामने रेशो लिखो, 2 3 है, 4 1 है, और क्या है, 2 5 है। बताओ जो जो रेशो दी गई है AB की वो यहाँ लिख दो, BC की यहाँ लिख दो, CD की यहाँ लिख दो। पूछा क्या है, ABCD, ठीक है, लिख दी। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब ऐसे गुणा करते चलो भाई। सबसे पहले ऐसे गुणा करो, ये हमारे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या लिख दो, 8 लिख दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, A/V/C/D आ रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब आपने क्या लिख कर दिया, ऐसे ही नीचे को सारे अक्षरों को गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, अब इस अक्षर, ये अक्षर तो कंप्लीट हो गया ये वाला, अब चलेंगे इस अक्षर की तरफ। इस अक्षर से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ गुणा कर देंगे। बताओ रेशियो लगाई, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। लो भाई 24 लिख दो यहाँ पर। मैंने भी गलती कर दी, यहाँ 16 नहीं होना था, 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ 3 चौके 12 दूनी 24, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ गुणा हो जाएगी तीसरे स्टेप में, 3 दूनी 6। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, इसकी आपस में सीधी नीचे गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 1 गुणा 5 15। बताओ क्या आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्या आंसर नहीं निकाल पाओगे। अब जैसे मान लो सेम एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल तो नहीं लेंगे हम, सेम एग्जांपल लेंगे पर नंबर थोड़े बदल लेंगे। मान लो आपको रेशो दी हुई है किसकी, यहाँ पे मैं लाइन लगा दूंगा, यहाँ पे आपको AB की रेशो दी हुई है, क्या दी हुई है, 4/3। BC की रेशो दी हुई है आपको 5/7, ठीक है। और CD की रेशो आपको दी हुई है कितनी, 1/2, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, वही पूछा है, A/V/C/D, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं वो किस तरफ उंगली घुमा दे। अब देखो फॉर्मूला वही बरतेंगे, कौन सा, सीधी गुणा पर आ जाओ भाई। पहला काम हम करेंगे सीधी गुणा, तो 4 5 20 रेशो, यहाँ गुणा, फिर गुणा कहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, 3 5 15, फिर कहाँ गुणा होगी, फिर यहाँ से यहाँ गुणा नहीं होगी सीधी। बताओ 3 नहीं आएगा इसमें, फिर यहाँ से सीधी नीचे गुणा नहीं होगी, 7 या 21 गुणा 42 42 नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसको इससे गुणा होगी, फिर इससे गुणा होगी। शुरुआत कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस तरफ से लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, 4 गुणा 5 गुणा 1, फिर आएगा 3 गुणा 5 गुणा 1, फिर आएगा 3 से सीधा नीचे, ठीक है। फिर कहाँ चलेंगे हम, 3 7 2। क्या आपको आंसर निकालना नहीं आएगा, निकाल पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको पजल करने के लिए क्या कर देगा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे तरीके से दे देगा, A/B क्या है, 2/5 है, ठीक है, और B/C क्या है, और आपको क्या बोलेगा, आपको आगे और दे देगा, वो कुछ और भी नंबर दे सकता है, जैसे CD दे देगा, वो क्या दे देगा, 2/5, ठीक है। अब आपको क्या बताएगा, A/D निकालिए भाई, क्या निकालिए, A/D निकालिए। A/D कैसे निकलेगी, आप मेरे को एक बात बताओ कि A/D का मतलब क्या है, A/D नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, A/B गुणा B/C गुणा C/D। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो यहाँ पर दिया हुआ है A/B, इसका मतलब क्या है, A/B का मतलब A/B नहीं है, 2/5 नहीं है, इसका B/C का मतलब B/C नहीं है, C/D का मतलब C/D नहीं है। तो क्या हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर A/B 2/5 गुणा B/C क्या है 4/3 गुणा C/D, C/D क्या आएगा 2/5, यहाँ पर रेशियो लगना था, ठीक है। अब देखो यहाँ C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, ये A/D के बराबर नहीं हो गया, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 चौके 16, 25 या 75, 75 नहीं हो जाएगा, बताओ। क्या आपको ऐसे करना नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका माइंड जो है अभी तक जो है तैयार हो चुका होगा। अभी दोस्तों सिर्फ बेसिक है, अभी मैंने कोई ऐसा नहीं काम करवाया है जो आपको पेपर में आएगा, अभी तो सिर्फ आपकी तैयारी हो रही है, किस चीज़ की, क्वेश्चन करने की, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदु ये मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि भाग करेंगे, गुणा करेंगे, रेशियो सेम रहेगी। आगे दोस्तों हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि डुप्लीकेट रेशो वर्गानुपात निकालिए, क्या निकालिए, वर्गानुपात निकालिए, किसका, आपको दी हुई है कोई रेशो ए हुई, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, डुप्लीकेट रेशो ए बी की क्या, ए बी तो दी आपको रेशो, उसका वर्गानुपात क्या होगा, उसका वर्गानुपात होगा दोस्तों ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि गिवन रेशो अनुपात दिया गया है A/B, आपको बोला गया है वर्गानुपात निकालो भाई, किसका, A/B का, तो वो A/B² आएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए भाई क्या कि A/B दी है आपको 2/3, तो आपको बोला जाए कि A/B का वर्गानुपात क्या होगा, तो A/B का वर्गानुपात क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। बताओ ऐसा नहीं कर पाओगे, क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आना था, 2 दूनी 4/9, क्या ऐसा नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना दोस्तों। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, आपको यहाँ पर वर्गानुपात लिख के नहीं देगा हिंदी में, वो इंग्लिश को ही डुप्लीकेट लिख देगा, इंग्लिश में को ही देवनागरी लिपि में लिख देगा, देवनागरी लिपि में, तो डुप्लीकेट क्या आप समझ नहीं पाओगे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या देता हो, ट्रिप्लीकेट रेशियो देता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब त्रिगुण अनुपात या घनानुपात बोला जाता है। कैसे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ए और बी, अब तो आप समझ चुके होंगे इसकी गेम क्या है, कि यदि आपको दी है A/B, तो इसका घनानुपात क्या होगा, A³ नहीं होगा, बताओ, A³ नहीं होगा, इसका AB का क्या होगा, ये A/B का त्रिगुणानुपात क्या होगा, A³ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों जैसे मान लो आपको A/B दिया हो 2/3, उसका आपको क्या निकालना है,
गुणानुपात निकालना हो तो क्या निकलेगा? 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, 8/27। क्या नहीं निकाल पाओगे? बताओ, क्या नहीं निकाल पाओगे? अगर आपको फार्मूला याद होगा निकाल पाओगे ना। ऐसे ही दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। एक और आता है सब डुप्लीकेट, जिसको उप डुप्लीकेट बोला जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, उप डुप्लीकेट उसको बोला जाता है। रेशो को क्या बोला जाता है? उप डुप्लीकेट रेशो बोला जाता है। ये आप ध्यान में देंगे, ठीक है। वो कैसे निकलती है? जैसे मान लो आपको दी है रेशो ए रेशो बी, आपको बोला है सब डुप्लीकेट या उप डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए रेशो बी क्या होगी? तो वो होगी √a रेशो √b। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको बोला जाता है क्या कि आप क्या करिए, आप 16 और 25 का 16/25 का सब डुप्लीकेट रेशो निकालिए, तो वो क्या होगा? √16 रेशो √25। वो क्या हो जाएगा? 4/5 नहीं हो जाएगा? क्या आपको फार्मूला याद होगा? तो आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। ये दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो समझ आनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो दोस्तों, अब दिए हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो रेशो के बेस पर आपको आते हैं। कैसे आते हैं वो अभी हम बात करेंगे। ये चीज़ें सब क्लियर हो गई। इनके बेस पर क्वेश्चन अभी करेंगे कुछ, फिर आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे, जो भी होगा देखते हैं। पहले क्वेश्चन करता हूँ एक। आपको क्या दिया गया? 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अनुपात क्या लिख लिया दोस्तों आपने? 3:5 लिख लिया। योग क्या लिख लिया? 64, ऐसे साइड में, ठीक है। मैंने आपको बनाने के लिए गोला लगाया, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किन का 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है? 3 और 2 संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है? 3:5। उनका जोड़ क्या बताया गया है? 64। तो आप क्या करेंगे? इसी रेशो का जोड़ कर देंगे। इस रेशो का जोड़ क्या आ गया? 5 3 8 नहीं आ गया? 5 3 8 नहीं आ गया? 8 की वैल्यू कितनी दी है? 64 नहीं दी है? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 8 60 नहीं होगी? आप मेरे को इतना बताएंगे, क्या आपको समझ आ रहा है कि जब हमारे पास रेशो दी है 2 संख्याओं की 3:5, आपको कोई एक्स वाई लिखने जेड की लिखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल हमारा तरीका फॉलो करेंगे। ट्रिक का आप सटासट क्वेश्चन करोगे। कैसे करोगे? 2 संख्याओं का अनुपात दिया आपको 3:5, ठीक है। उनका योग दिया 64, आपने इसी का जोड़ कर दिया भाई। 3 5 का कितना हो गया? 8। 8 किसके बराबर है? 64 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी? 8 नहीं आ गई? यहां पर क्या पूछा हुआ भाई? छोटी संख्या। बताओ 3 और 5 में छोटी संख्या कौन है? 3 और 5 में छोटी संख्या 3 नहीं है? 3 है ना छोटी संख्या। तो भाई 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू 24 नहीं होगी? क्या ऑप्शन ए उत्तर नहीं निकाल सकते थे आप? बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में और आप जो है उसको कितने सेकंड में? 20 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, बड़ी संख्या 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? बड़ा आसान सवाल है। 7:9 दिया गया है। अब बताओ 7 और 9 में बड़ा कौन है? भाई ये 9 बड़ा है। 9 की वैल्यू कितनी दी है भाई? 45 दी है। ये देखो बड़ी संख्या 45 है, तो 9 5 45, 1 की वैल्यू 5 नहीं आ गई? 45 को 9 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू 5 नहीं आ गई? तो छोटी संख्या क्या है? 7 है। 7 5 35, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे। बताओ सी उत्तर नहीं निकाल दोगे? नहीं निकालोगे सी उत्तर? आएगा कि नहीं आएगा उत्तर? अब ऐसे देखो, यहाँ पर देखो आप, 2 संख्याओं का अनुपात 4:11 है। यदि उनका अंतर 49 हो, 49 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी? भाई आपको रेशो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपको यहाँ क्या बताया कि उनका अंतर बताया गया, डिफरेंस है। तो 4 और 11 का अंतर कितना होता है? 7 होता है। 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 49 नहीं दी गई है ये।
तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 नहीं आ जाएगी। आपको क्या बोला है, बड़ी संख्या क्या होगी, 11 7 77, 11 को 7 से गुणा कर दो भाई, डी उत्तर नहीं आ जाएगा। बताओ आएगा उत्तर कि नहीं आएगा? एक बार दोबारा कर दूं इसको, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन जब आएंगे, दो संख्याओं का अनुपात 4:11 है, उनका अंतर 49 दिया गया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, भाव बताइए। अंतर बताया गया भाई, दोनों का अंतर कितना है, 7। 7 की वैल्यू कितनी दी है, 49 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 49, 49 नहीं हो जाएगी, 7 नहीं हो जाएगी। 7 से भाग किया भाई इसको, ए की वैल्यू 7 होगी, छोटी आपसे बड़ी संख्या पूछे 11 7 77, बताओ उत्तर नहीं आया, बिना पेन उठाए उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये भी आप खुद करेंगे, अब करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब ये सिंपल रेशियो के बेस पर क्वेश्चन थे, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है अब दोस्तों प्रपोर्शन। क्या आता है हमारे पास, प्रपोर्शन की बात हमारे पास आती है, जिसको समानुपात बोला जाता है। दोस्तों प्रपोर्शन से पहले हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट छोटा सा रह गया, वो समझ लेते हैं। वो क्या, सिलेबस में भी बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट जब में छूट रहा है। दोस्तों वो क्या कंसेप्ट था, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसकी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बातें जो है वो करेंगे, ठीक है। दो टर्में दोस्तों हमारे पास आती हैं, क्या आती हैं, एक टर्म हमारे पास आती है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरी टर्म हमारे पास आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती। क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। और अगर हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, तो उसको क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, सबसे पहले अगर हम इनके बारे में जानना चाहें कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर मैं मान लो आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपको बताया गया है क्या कि x क्या है, x इज इक्वल टू के वाई है, ठीक है। जहाँ पर k क्या है, कोई k क्या है, अचर संख्या है, पीछे बात की थी चर अचर की हमने, ठीक है। तो अगर हम अचर संख्या k को हटा दें तो x हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखा जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये होता है, ये आप ध्यान देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, ठीक है। अब आपको मैं ज़्यादा तरीके से समझ एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो वो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, चाल क्या होता है, इज इक्वल टू दूरी बटा समय। क्या आप लोगों को इतना फार्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है, क्या इतना आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूँ कि हमारे पास क्या है, समय, मान लो हमने क्या करना है 1 घंटे में, ठीक है, जब मेरी चाल थी 40 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं 40 किलोमीटर दूरी तय करूँगा। जब मेरी चाल होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करूँगा। लेकिन जब मेरी चाल क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो क्या मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय नहीं करूँगा, बताओ। कि जब मेरी चाल थी 40 किलोमीटर पर घंटा, तो मैं 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा था, 40 किलोमीटर। जब मेरी चाल हो गई 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, तो मैं 1 घंटे में कितनी दूरी तय करूँगा, 60 किलोमीटर तय करूँगा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हम क्या करें कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ नहीं रही है,
और कितनी मात्रा में बढ़ रही है, जितनी मात्रा में चाल बढ़ रही है उतनी मात्रा में दूरी बढ़ रही है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि चाल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जितनी चाल ज़्यादा होगी उतनी दूरी ज़्यादा तय होगी। इसको क्या कहा जाता है, चाल जो है अनुक्रमापाती है दूरी के, या दूरी चाल के अनुक्रमापाती है। दूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों, क्या बात करें, अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, व्युत्क्रमानुपाती की बात करें, हमारे पास x इज इक्वल टू के अपॉन वाई ऐसे कोई लिखा जाएगा। तो इसको के यहाँ पर क्या है, अचर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम अचर संख्या को यहाँ से हटा दें तो इसको ऐसे लिखे जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखा जाएगा इन्वर्सली। ठीक है, ऐसे इन्वर्सली लिखा जाएगा, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं आपको यही एग्जांपल यहां पर दूं, व्युत्क्रमानुपाती में कैसे दूं, कैसे दूं मैं आपको एग्जांपल। यहां पर फिर लिखेंगे चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, अब आप यहां पर रख के देखो, क्या चाल हमारी वही है, चाल 60 लेते 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी छोड़ दो दूरी को, समय देखो हमारे पास कितना था, 1 घंटा था। ठीक है, 1 घंटा था समय, हमारे पास क्या था पहले, 1 घंटा था। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब हमारी चाल बढ़ेगी, अगर मान लो हमारी चाल बढ़ जाती है, हमारी चाल हो जाती है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या हम इस दूरी को तय करेंगे, 120 किलोमीटर दूरी तय नहीं करेंगे हम। एक बात और करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, आपको और तरीके से समझाता हूँ कि मान लो हमारी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारी दूरी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर नहीं 120 लेते हैं। ठीक है, 120 किलोमीटर है हमारी दूरी। ठीक है, अब जब हम निकालेंगे समय, तो समय क्या बन जाएगा, दूरी बटा चाल, ये फार्मूला नहीं बन जाएगा। तो हमारे पास दूरी कितनी थी, 120 किलोमीटर, और हमारे पास चाल कितनी थी, 60, तो समय 2 घंटे लगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हमारी चाल क्या हो जाए, 120 किलोमीटर हो जाए, चाल हमारी 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो समय के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, समय क्या हो जाएगा, 120, दूरी तो सेम रहेगी लेकिन चाल 120 होगी, तो समय हमारा 1 घंटा नहीं रह गया। समय हमारा 1 घंटा नहीं रह गया, जो पहले 2 घंटे पार कर रहे थे हम। तो इस चीज़ से आप क्या समझे कि जब हमारी चाल बढ़ रही है तो हमारी समय क्या हो रहा है, हमारा समय कम नहीं हो रहा है भाई। बताओ, जब चाल थी 60 किलोमीटर, टाइम लग रहा था 2 घंटे, जब चाल होगी 120 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 1 घंटे। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते यहाँ से क्या कि चाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। ऐसे ही दोस्तों आपको इस कंसेप्ट का यूज़ आगे क्वेश्चनों में समझ आएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको मतलब सीधा सीधा समझ लग गया हो। सीधी सीधी शब्दों में कहूँ, अगर शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, 2 नंबर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं, तो अगर ये नंबर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर 2 नंबर व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बस इतना सा रिलेशन था जो आपको पढ़ना था इसमें। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों कहाँ, प्रपोर्शन की तरफ। बाकी हम बढ़ेंगे अब प्रपोर्शन, समानुपात की तरफ। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे बाद में। समानुपात की दोस्तों अगर हम बात करें, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपाती कहते हैं। कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, जब 2 अनुपात, यहाँ पर येलो कलर लेना पड़ेगा, जब 2 अनुपात ए और बी इज इक्वल टू सी और डी लिखा हो तो ये क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे, प्रपोर्शन में कहलाएंगे।
ठीक है। अब देखो दोस्तों कैसे, हमारे पास A/B क्या दिया है, 2/5, और C/D क्या दिया है, 6/15। तो क्या ये समानुपाती नहीं होंगे? कैसे? अगर हम देखो, अगर हम 6 और 15 को 3 से भाग दे दें तो 2/3 नहीं, 2/5 नहीं बन जाएगा? क्या ये 2/5 नहीं बन जाएगा? तो ये रेशो और ये रेशो सेम नहीं है भैया। तो हमारे पास क्या हो गया, दो रेशो जो है, दो अनुपात जो है एक दूसरे के बराबर हो गए। A/B = C/D। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर दिए होंगे, आपको बोला होगा इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, इनका मध्य समानुपात निकालिए। माध्य कैसे? मान लो आपको क्या दिया होता है, आपको अगर एग्जाम्पल दे के मैं समझाऊं कि आपको दिया होता है कि x क्या है, x A और B का माध्य अनुपात है। क्या है? माध्य समानुपात है। ठीक है, माध्य या औसत भी बोल सकते हैं इसको, जो भी है, माध्य समानुपात है। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? अगर आपको ऐसा दिया हो कि x A और B का माध्य समानुपात है तो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे? इस रेशो को हम लिखेंगे A/x। ठीक है, और एक बात मैं ऊपर बताना भूल गया, यहाँ बता देता हूँ कि जब भी हम ऐसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर था हमारे पास ये, तो A/B समानुपाती है C/D के, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जब भी ऐसे हमारे पास क्या होगा, दो बार बिंदियाँ आएंगी ये, तो वो क्या कहलाती हैं, समानुपात का सिंबल कहलाती हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। पहले ऊपर बताना भूल गया था, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। लेकिन जब भी 4 बिंदियाँ ऐसे आएंगी दो रेशियो के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जब भी हमें क्या बोला जाएगा कि x क्या है, A और B का मध्य समानुपात है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो दोस्तों हमारे पास क्या बन गया, मैंने आपको पैसे हमेशा कहा था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, A/x बराबर है x/b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोस्तों क्या बन जाएगा, x की वैल्यू √AB नहीं बन जाएगी? कैसे बनी, नहीं लगा अभी आपको पता वो कैसे बनी? वो आप यहाँ पर देखो कि जब हमने इसको ऐसे लिखा तो x यहाँ गुणा नहीं हो जाएगा, हमारे पास x² = A गुणा A और B यहाँ गुणा नहीं हो जाएगी आपस में, A B नहीं बन जाएंगे। जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, इतना तो आपको पता होगा। तो x = √AB नहीं बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा आप फार्मूले देखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो हम करवाएंगे और आपको समझ ही आएंगे कि सच में एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, मीन प्रपोर्शन की बात हमने कर ली, कैसे निकलेगा, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसे? अभी एक एग्जांपल दे ही लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर बिना एग्जांपल के करवा रहे हैं। जैसे मान लो आपको दिया है क्या, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि 2 व 5 का क्या निकालो, माध्य समानुपात निकालो। ठीक है, तो आपने सीधा क्या करना है, माध्य x = √2 × 5 कितना आएगा, √10 नहीं आ जाएगा? बताओ, नहीं निकाल पाओगे? एक शब्द में आंसर, एक लाइन में, बिना पढ़े, बिना पेन उठाए। बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समानुपात क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, जल्दी करेंगे। आगे क्वेश्चन एग्जामों में दोस्तों ऐसा भी आता है कि दिए गए नंबरों का क्या निकालिए, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। जैसे आपको कभी बोला जाता है क्या कि x क्या है, x A और B का क्या है, तीसरा समानुपाती है।
तो एक्स क्या होगा, तो एक्स क्या होगा, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तब हमें कैसे लिखेंगे, ए बटा बी बराबर है बी बटा एक्स। इससे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वेयर बटा ए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये डेरिवेशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे जो काचा पीछा हमने किया है आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आपको सीधा याद रखना कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वेयर अपॉन ए, बस इतना याद रख लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन खुद ब खुद करेंगे आप, ठीक है। अब कभी आपको क्या आता है एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन की 3 अंक दिए, आपको बोला जाता है कि उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, चौथा प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों आपको सीधा याद रखना है कि ए बी सी आपको 3 अंक दिए होंगे, आपको बोला होगा कि उनका क्या करिए, चौथा प्रोपोर्शनल ज्ञात करिए। आपको क्या करना है, एक्स कितना बराबर आएगा, बी सी बटा ए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, एक आएगा माध्य समानुपाती, वो माध्य समानुपाती किसके बराबर होता है, रूट ए बी, ठीक है। फिर आएगा थर्ड समानुपाती, तीसरा समानुपाती, वो किसके बराबर आएगा, बी स्क्वेयर बटा ए। फिर आएगा फोर्थ समानुपाती, वो किसके बराबर आएगा, बी सी बटा ए। दोस्तों यहीं से आपका, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से अगर आपने आज ये कंसेप्ट समझ लिया ना, तो आपका एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। इस 1 घंटे में पढ़ के आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे चीज़ें कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। अगर इतना फार्मूला आपने समझ लिया, अब ये करेंगे इसके क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आएंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जहां मान लो आपको यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पटवारी के एग्जाम में 2014 या 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मेरे को ईयर याद नहीं रहा, वो भी याद करवा देता अगर मेरे को याद रहे हद तक लिखना है ईयर, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया ये 5 और 15 का तीसरा समानुपात क्या होगा, बताओ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया आप इसको क्या करो, ये आपका बन गया ए, ये बन गया आपका बी। तीसरे समानुपात का फार्मूला क्या होता है, तीसरे समानुपात का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए, होता है कि नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर 15 गुणा 15 बटा 5, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि 5 को ए माना है, इसको बी माना है। जो पहला अक्षर है उसको ए मानेंगे, हमेशा उसको बी मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसको ए उसको बी मान लेंगे। जो पहला अक्षर है उसको ए मानेंगे, दूसरे अक्षर को बी मानेंगे। अब 5 या 15, बताओ 45 उन्हीं को निकाल पाओगे, उत्तर ए नहीं निकाल पाओगे। और दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद नहीं ना होगा, कौन सा फार्मूला, ये वाला, तो फिर भाई ताकते रह जाओगे दीवारें और तीसरा समानुपात नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी आगे क्वेश्चन 2 और दिए गए वो आप खुद करेंगे। 8 और 20 का तीसरा समानुपात आपको बताया निकालने को, ए हो गया ए, ये हो गया बी। भाई बताओ तीसरा समानुपात क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर 20 गुणा 20 बटा 8, ये नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 10 20, 50 नहीं आ जाएगा। बताओ भाई बी उत्तर नहीं निकाल पाओगे, क्या फार्मूला यूज हुआ, बी स्क्वायर बटा ए, तीसरा समानुपात का, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, खुद करेंगे। अब चलो ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ गए, ये बाद में करवाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया एक, दोस्तों स्लाइड थोड़ी मिसप्लेस हो गई, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया क्या, 4 और 16 के बीच माध्य समानुपात क्या है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, इसको मानो ए, इसको मानो बी। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, रूट ए बी नहीं होता है। कितनी बार रखा हूँ, कितनी बार याद करवाऊँ भाई, तो 4 गुणा 16 अंडर रूट, बताओ 16 चौके 64, 8 उठिया 64, क्या 8 उत्तर नहीं निकाल पाओगे, बताओ नहीं निकाल पाओगे मीन प्रोपोर्शन,
आएगा मीन प्रोपोर्शन कि भैया नहीं आएगा? अगर फार्मूला याद होगा भाई तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर दिया है 9 और 25 का माध्य समानुपात, ये ए हो गया, ये बी हो गया। माध्य समानुपात का फार्मूला a√ab। अब ए क्या है हमारे पास 9, बी क्या है 25 है। ठीक है, इसका उत्तर 15 नहीं आ जाएगा? बताओ, नहीं आएगा। ठीक है, 15 कैसे आया भाई? ये तो पता ही होगा, 25 5 25 नया कितना होता है 225 होता है, और 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर नहीं है। इतना तो आपको अभी तक आ जाना चाहिए था, इसलिए 15 उत्तर आ गया। ठीक है, अंडर वर्गमूल होता है, इस वर्गमूल बोलते हैं इसको, 2 की जोड़ी बनती है यहाँ से। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे आप खुद करेंगे अब 2-3 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये खुद करेंगे आप लोग। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है माध्य समानुपात के ऊपर, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, माध्य समानुपात का क्या मैंने आपको क्या बताया, माध्य समानुपात का फार्मूला क्या होता है? माध्य समानुपात का फार्मूला क्या होता है? होता है √ab। आपको क्या बोला है? माध्य समानुपात क्या है? 18 है। एक संख्या 12 है गुणा b, दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, अब मेरे को आप दोस्तों ये बताओ कि जब यहाँ पर अंडर है, हम क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324 नहीं होता है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये 12 गुणा b नहीं रह जाएगा, वर्गमूल उड़ नहीं जाएगा। जब वर्गमूल का स्क्वायर होता है तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 12 से क्या होगा? इसको भाग नहीं होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324/12। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 है नहीं, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 27 उत्तर नहीं आ जाएगा इसका? बताओ क्यों नहीं आएगा? सिर्फ इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपको सीधा क्वेश्चन करके ले जाओगे, बाकी बच्चे ताकते रह जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी समानुपात के बारे में, हर चीज़ के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ चलेंगे? मिक्सचर, जो आपको बताया गया था मिश्रण के बारे में चीज़ें क्लियर करने के लिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो हम कर चुके। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों परसेंटेज का बेसिक्स जो है वो आपको कहाँ है, वो आपको हम परसेंटेज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, कल को परेशानी ना हो। ठीक है, और यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है उसको देख पाएँ। अब दोस्तों देखो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि एक परीक्षा में 88% विद्यार्थी पास हुए और 72 फेल हुए। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी थे? दोस्तों मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहूँगा कि 88% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? हमेशा ही 100% होते हैं। ठीक है, 88% पास हो गए भाई। तो आप मेरे को एक बात ये बता दो कि 88% तो पास हो गए, फेल कितने प्रतिशत हो गए भाई? 100 में से 88 के 12% नहीं हो गए? ये फेल की वैल्यू नहीं आ गई। आप मेरे को इतनी बात बताओ, जब आपको ये बताया है कि 88% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि 72 उसमें से फेल हो गए, लेकिन 72 की फेल की परसेंटेज नहीं दी गई है भैया। जब टोटल होते हैं 100, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिए? पास। कुल में से पास माइनस कर दिए, हमारे पास कितने आ गए? फेल। 72% की वैल्यू भाई कितनी दी गई है? 12 की वैल्यू 72% दी गई है। अब आप मेरे को एक बात बता दो कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 6 का 72, 6 नहीं आ गई। सवाल क्या पूछा है? कुल कितने विद्यार्थी थे भैया? 1% की वैल्यू 6 है, कुल कितना प्रतिशत होता है? 100 होता है। 100 की वैल्यू 600। बताओ उड़ेगा क्वेश्चन? नहीं उड़ेगा? करोगे क्वेश्चन कि नहीं करोगे? बताओ, कोई दिक्कत रही हो ऐसे?
हो पाएगा क्वेश्चन? नहीं हो पाएगा, होगा ना? ऐसे ही होते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब जैसे ये दिया गया, ये भी क्वेश्चन कैसे होगा? जैसे पीछे कराया वैसे ही होगा। चारों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, आप लोग खुद करेंगे, तीनों ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरे को एक बात ये बताओ, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का 60% किसके बराबर हो? x प्लस वाई के 40% के बराबर हो, तो y x का कितना प्रतिशत है? ये सवाल पूछा गया है। आप क्या करो, यहाँ लिखो भाई x माइनस वाई का कितना? 60%। 60/100। प्रतिशत को किसके रूप में लिखते हैं? 1/100 के रूप में। ठीक है, किसके बराबर है? x जमा वाई के 40/100 के बराबर, 40% के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? जो 0 से 0 उड़ गया, 0 से 0 चला गया, इससे ये चला गया, 10 से 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 4 2 दूनी 4, 2 3 6। क्या करो भाई, 3 से यहाँ गुणा हो जाएगी, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x जमा 2y। ठीक है, यहाँ इतना आ गया हमारे पास। जब हमारे पास इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब आप यहाँ पे देखो, x को एक तरफ ले जाओ, x यहाँ आ जाएगा, y वाला अलग चला जाएगा, तो x बराबर है कितना आ जाएगा? 5y नहीं आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है? क्या इतना क्लियर हो पा रहा है कि x की वैल्यू 5y आ गई? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? बाई x का कितना प्रतिशत है? अब भाई बाई किसके बराबर आ गया? x/5 के बराबर नहीं आ गया। ठीक है, बाई की वैल्यू इससे यह निकाली, तो बाई की वैल्यू x/5 नहीं आ गई। अब दोस्तों आप मेरे को खुद बताओ कि अगर हमने प्रतिशत निकालना है, बाई x का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? 100 गुणा नहीं होगा? 100% का गुणा नहीं होगा? जब हम भिन्न से प्रतिशत बनाएंगे तो गुणा 100 नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा? बाई इज इक्वल टू 20% ऑफ x। बताओ 20 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा उत्तर? इतना आसान है सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 1/5 को अगर हमने प्रतिशत के रूप में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? 100/5 नहीं लिखते हैं भाई, 20% नहीं आता है। बताओ। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिए गए हैं, खुद करने हैं, मैंने जो है वो करवा दिए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे मान लो अनुपात की अगर हमारी एप्लीकेशन आती है, वो ऐसे आती है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी करवाया है, ज़्यादा इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं क्वेश्चनों में, लेकिन करने तो पड़ेंगे आपको। अब 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 4:7 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। 5:8 हो जाता है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि क्या करेंगे हम, कि अभी तो उनकी आयु कितनी है? अभी उनकी आयु कितनी है? 4x और 7x है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का 4:7। ठीक है, 6 वर्ष बाद तो जमा 6 नहीं हो जाएंगे, जमा 6 नहीं हो जाएंगे, यहाँ पर उनकी आयु का अनुपात 5:8 नहीं हो जाएगा? कर दो मल्टीप्लाई, कर लो सॉल्व। 8 चौके 32x जमा 48 बराबर है 35x जमा 30। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर है 18, x की वैल्यू आ गई 6। आपसे क्या पूछा है दोस्तों? आपसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु का अंतर, इनका अंतर कितना है? 4 और 3, 7 का अंतर कितना है? 3 है, तो अंतर 6 नहीं आ जाएगा। 4 और 7 का अंतर कितना है भाई? 3 नहीं है, तो एक की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 6 की वैल्यू 18 नहीं आ जाएगी? बताओ, नहीं निकलेंगे उत्तर? उत्तर निकलेंगे खुद जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आयु के ऊपर ये 4 क्वेश्चन बेस खुद करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे देखो, ऐसे ये क्वेश्चन है आपको
ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 24 है। कोई संख्या मान लो x है, उसका क्या है 2/5 क्या है 24 है। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालो, 2 12 24, x बराबर है 60। संख्या क्या आ गई 60 आ गई भाई। अब क्या बताया गया है, उस संख्या का 30% क्या होगा। भाई 60 का 30% क्या होगा 30/100, यही नहीं होगा 18। बताओ, इतना आसान सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, नहीं कर पाओगे, खुद करोगे भाई, भागे भागे करोगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसकी आंसर की भी दोस्तों साथ में दी गई है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आपको टफ क्वेश्चन डाले तो वो डालेगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन डालेगा एग्जामिनर टफ, तो इसका उत्तर दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको आएंगे, एप्लीकेशन आएगी आपको अनुपात की। ठीक है, वो एप्लीकेशन कैसे आएगी देखते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, पर तो क्या करें, कंसेप्ट ही ऐसे है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है भाई, 4:5 लिख लो। ठीक है, यदि इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 4:8 हो जाता है। ठीक है, क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मिल्क लिखा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, वाटर लिखा है। दूध को मिल्क बोलते हैं, पानी को वाटर बोलते हैं, इतना तो पता ही आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मेरी इतनी सी बात अगर आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब आप मेरे को एक बात यहाँ पे बता दो कि मिश्रण में दूध और पानी था, उसका अनुपात 4:5 था, यहाँ लिख दिया। लेकिन उसमें हमने क्या किया दोस्तों, 18 लीटर क्या मिलाया, पानी। 18 लीटर क्या मिलाया, जमा किया भाई पानी। ठीक है, और अनुपात क्या हो गया, 4:8 हो गया। ठीक है, जब दोस्तों आप थोड़ी सी गौर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दूध की वैल्यू टू रेशियो 4:4 ही नहीं रही। फर्क किस में आ रहा है, पानी और पानी में फर्क नहीं आ रहा है। इतना आप नोटिस कर पा रहे हैं कि दूध की जो रेशियो है वो तो 4:4 ही रह रही है, फिक्स रह रही है, लेकिन हिस्से किसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, पानी के। तो क्या ये जो 18 लीटर पानी जमा हुआ, इसका इफेक्ट यहीं नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फर्क पड़ा इसका। तो हमारे पास रेशो में क्या चेंज आ गया, 5 से 8 हो गया, 3 का फर्क नहीं पड़ गया। 5 से 8 हो गया, 3 का फर्क नहीं पड़ गया, ये तो सेम है। 5 से 8 हो गया, 3 का फर्क नहीं पड़ गया, फर्क पड़ गया दोस्तों 3 का। तो 3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 18 है भैया, तो 1 की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, 3 का फर्क पड़ के 18 है, तो रेशो में 3 का फर्क आ रहा है और पानी हम 18 लीटर जमा कर रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 6 नहीं आ गई। क्या पूछा गया है, दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ भाई, दूध कितना था, दूध प्रारंभिक 4 नहीं था, ये देखो प्रारंभिक 4 नहीं था, तो 6 चौका 24, बताओ निकलेगी मात्रा, नहीं निकलेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आएगा दोस्तों, पेपर में करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और अगर आपको मैं क्या करूँ, इसका क्या करता हूँ, आपको पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जो हर चैनल वाले बच्चे करेंगे, जो जो भी कोर्स किया है वो करेंगे सारे। क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, दूध और पानी का अनुपात है, वो क्या लिखेंगे, 4x 5x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूध और पानी, ये आ गया हमारे पास दूध, ये आ गया पानी, इतना आपको पता है। अब क्या किया, यदि इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया भाई, यहाँ पर 18 लीटर जमा कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे, इसको बराबर है करेंगे, 4/8 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 चौके 32x करेंगे, फिर इसको 20x करेंगे, फिर 18 चौके 52 करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 18 चौके 72, सॉरी 72 होता है, 18 चौके 72 होता है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर 12x को ये करेंगे, 72 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे कि भैया दूध क्या है,
4x है, तो 4 गुणा 6 24 उत्तर तब निकालेंगे। मैंने आपको क्या बोला भैया, इस झंझट में मत पड़ो, इतना सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। यह है मिल्क, यह है वाटर, ये है 4, ये है 5, ये हो गया 4 और 8। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि जब आपके पास इसमें कितना चेंज आ रहा है, +3 नहीं हो रहा है, ये तो सेम रह रहा है। हमने क्या बोला कि 18 लीटर पानी ऐड किया, 18 लीटर भैया पानी ऐड किया, तो हमारे पास वाटर की रेशो में कितना चेंज हुआ भैया, 3 का चेंज हुआ। 3 छिका 18, 6 का चेंज नहीं हो गया, 6 का चेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6 नहीं आ गई। हम क्या बोले, हमें पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध प्रारंभिक था 4, तो 4 छिका 24, बताओ पहुंचोगे उड़ के उत्तर में कि नहीं पहुंचोगे, बताओ। दोनों तरीके बता रही है दोस्तों, जो आपको बेस्ट लगे वो करना है। ठीक है, हमारी किसी से भी कोई जाति दुश्मनी नहीं है भैया। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 आप करेंगे। दूध और पानी 3 7 क्या अनुपात हो जाता है, 3 और 11 हो जाता है। ठीक है, मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, बताओ भैया 3 3 तो सेम है, कितना पानी मिलाया जाता है भाई, 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसको साइड में लिखेंगे। अब 7 और 11 में 4 का चेंज है भैया। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 नहीं आ गई, 4 5 20। आपको क्या बोला गया है, दूध की प्रारंभिक मात्रा, भैया पहले दूध 3 था, 5 3 15 नहीं हो जाएगा, 15 लीटर दूध नहीं होगा, बताओ कैसे दूध नहीं निकालोगे भाई। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगले 2 क्वेश्चन खुद करेंगे, आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सारे सिमिलर हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको कर पाएंगे, आंसर की नीचे दी हुई है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, समय थोड़ा बर्बाद किया, ज़्यादा ही लग गया, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एक एक कंसेप्ट जो है रेशो प्रोपोर्शन का क्लियर हो चुका होगा, और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने कुछ मेहनत की है, आपको इस लेक्चर का कुछ फ़ायदा होगा, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ जो हिमाचल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सर्वत्र का भला, किसी का तो भला हो, सबका भला हो। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है समझने में, कोई और आपसे मदद चाहिए, आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल आपको तैयारी में सहायता पहुँचा रहा होगा। ठीक है, कल मिलेंगे नए जोश नई वीडियो के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।